गुड मॉर्निंग गाइस एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब? स्टडी वी आर टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी अबाउट द पोजीशन, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी? Study I talk about the potential energy means we can say as the object which having a virtue of some position. It means we can say as पोटेंशियल एनर्जी का दो पोजीशंस के बारे में लोग बात किए थे, दो टाइप की बात की, दो वेरिएशंस के बारे में बात किए थे हम लोग। पहली वेरिएशन कौन था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पे डिपेंड करती है। और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह आपको किस पे डिपेंड करता है? तो साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशंस के बारे में कल हम लोग बात किए थे, ठीक है? और पोजीशन में क्या क्या बात आती है मैंने एक बार फिर से आपको डिस्कशन कर देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इन द टर्म ऑफ पोजीशन, इन द टर्म ऑफ पोजीशन में कौन कौन सी बात आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसी में आता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी में आता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पे यह है कि वैसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पे हो, क्या हो? डिस्टेंस पे हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आती है ना? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये शायद आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट आपके क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, हमें बताएंगे उसमें, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो इसमें आपने पढ़ा होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कूलम्स लॉ कहा जाता था। तो ये सारी जो बात होती है पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, क्या यहाँ पे है कि कुछ एक दूसरे के डिस्टेंस होती है, जिसके कारण हम लोग ये बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एक पोजीशन पर भी इफेक्ट करता है। ओके, ये बात आ गया सर। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या बोला हूं? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है कंजर्वेशन पे होता है, आपके कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, मतलब कि वो साइज चेंजिंग होती है। साइज चेंजिंग होने का मतलब क्या हुआ? साइज चेंजिंग का मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे हमारे पास एक क्या है, वॉल है, दीवार है, इससे एक स्प्रिंग निकाला गया है। क्या निकाला गया? एक स्प्रिंग निकाला गया है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को फिक्स किया गया, ठीक है? अब यहां पे फिक्स कर देते हैं तो ये क्या होती है? देखिए, एक दूसरे के कांटेक्ट है, ये जो इंड है इस वॉल के साथ कांटेक्ट है, दूसरी वाले जो इंड है इस मासेस के साथ कांटेक्ट है, इस मास के साथ क्या है? कांटेक्ट है। तो यहां पे क्या होती है ना, यहां पे आपकी इसकी शेप एंड साइज चेंज करता है। शेप एंड साइज किस प्रकार से चेंज करता है हम लोग बात करेंगे। बात यहां पे ये करेंगे कि जब भी कभी अगर इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से फोर्स अप्लाइड करते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है तो बाहर से फोर्स लगा रहे, इंटरनली फोर्स लगाते हैं, तो उस टाइप में यहां पे एक फोर्स लगती है, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। लेकिन अगर इंटरनली से एक्सटर्नल की ओर फोर्स लगती हो, अंदर से बाहर की ओर, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये क्या करेगा? कंप्रेस कर देगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचते हैं, उधर की ओर खींचते हैं इसे, तो क्या करेगा? इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। इसकी लेंथ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। बच्चों क्या करेगा? यह इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस टाइम यहां पे क्या है? इस टाइम यहां पे फोर्स भी हमारा जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है। लेकिन जब हम बाहर की ओर फोर्स लगाते हैं तो यहां पर एक फोर्स एग्जस्ट होता है। इस फोर्स को क्या बोला जाता है ना? इसे बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स जब इंटरनली, जब बाहर की ओर फोर्स लगाएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया बात समझ में आपको? ठीक है। जब रीस्टोरिंग फोर्स होती है, जब फोर्स बाहर की ओर लगती है, उस समय डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये फाइंड रखना, मैं भी बताऊंगा। यहाँ पे एक बाबा है, मतलब एक नियम दिया गया है ना, उस चीज को हम लोग बात करेंगे। अगर एक हम और क्या कंडीशन लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक वॉल है, इसे फिक्स किया गया है, फिक्स किया गया है और यहां पे लेंथ था, अब बाहर से इस पे फोर्स अप्लाई किया गया है तो इसकी लेंथ में क्या आई है? ना डिक्रीजमेंट आई है। लेकिन फोर्स में क्या आया है? पॉजिटिव फोर्स है। क्या है? पॉजिटिव फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है। तो यहां पे क्या लगा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या लगा यहाँ पे? डिफॉर्मिंग फोर्स। इस चीज को आप हटा दीजिए, यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि अभी यहाँ पे शेप क्या है, इस प्रकार से देख लो।
मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क कर रही है। पहला आपको हो गया कि पोजीशन वाली फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh होता है, mgh होता है। ये क्लियर हो चुका है, मैंने हम लोग नोमेरिकल बना चुके हैं। अब यहां पे ये चीज को ध्यान रखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट पे। अब स्प्रिंग कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी एक फोर्स अप्लाइड की जाती है। कैसे फोर्स अप्लाई की जाती है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग K से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? K से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहां भी K है, यहां भी K है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग K इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू होता है, लेकिन यहां पे जो K है ना, इसे एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट कहने मतलब क्या है? एक फोर्स ही है। क्या ये फोर्स है? कैसी फोर्स है? तो रिस्टोरिंग फोर्स है। कैसी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी पे। किस चीज से बात करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो इधर मैं अभी साफ कर दे रहा हूं। इसे मैं कल बता चुका हूं, कल वाले लेक्चर में, कल वाले वीडियो में आपको दे चुका हूं ऑलरेडी, है ना। वहां अगर आप सर्च करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाय ए पोजीशन, वहां से आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ आज की जो टॉपिक है ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दिया है? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हुक्स। क्या नाम था? हुक्स। ठीक है, ये अब इन्होंने एक लॉ दिया था, इन्होंने अपनी थ्योरी दिया था, इसलिए ये बोला जाता है हुक्स लॉ। क्या बोला जाता है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है ये बात समझना। हुक्स लॉ कहता है रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? ये लेंथ का। किसका? लेंथ का। ये बात समझिएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? लेंथ का। बच्चों अब यहां पर एक बात ध्यान रखें कि रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है। तो सर हम यहां पर फोर्स है तो फोर्स ही लेते हैं, F लेते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। क्या ये क्लियर हो जाएगा आपको? समझ में बात आ रही है ना। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे देखो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग पे है ना, एक मासेस को अटैच किया गया है। यहां पे फोर्स अप्लाइड नहीं है तो डिस्टेंस भी 0 होगा। लेकिन जब हम इस चीज को बाहर की ओर खींचते हैं तो एक अंदर से फोर्स बाहर लगती है, तो यहां पे इसकी जो डिस्टेंस है इंक्रीज करती है, मतलब पॉजिटिव आती है, और यहां पे फोर्स क्या होती है? निगेटिव होती है। मतलब एक बार ध्यान से यहां पर एक बात आ गया कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है it is opposite to the फोर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, फोर्स का जस्ट अपोजिट होता है। फोर्स का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि फोर्स पॉजिटिव है तो वह निगेटिव होगा, अगर वह निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। यहां एक बात कर रहे थे बाय हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ स्टेट दैट ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट और व्हेन द पोटेंशियल इंक्रीज पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब भी किसी चीज पे अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाइड करते हैं टुवर्ड द इंटरनल या एक्सटर्नल, देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजिंग ऑफ लेंथ। ओके, अब यहां पे एक बात देखिए कि यहां से मैं क्या बोला आपको कि फोर्स, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या देते हैं? इज इक्वल टू के एक्स लिखते हैं, के एक्स लिखते हैं। अब ये क्या है ना, ये जो के है ये क्या है? तो ये सर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। सर स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं? एक बात ध्यान रखिएगा यहां पे कि जब हम फोर्स लगाए हैं तो उसमें हमें क्या हुआ है? एक्स का इंक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन फोर्स कैसा है? निगेटिव है। अंदर की ओर फोर्स लगी, इंटरनल लगी है, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे। ये क्या है? अपोजिट टू द फोर्स, है ना। ये साइन क्या इंडिकेट करता है? अपोजिट टू द फोर्स। एकदम आराम से समझिएगा, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब इस पे न्यूमेरिकल पूछने की बहुत चांसेस रहती है, हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये क्या आ गया? अपोजिट टू द फोर्स हो गया। सर के की वैल्यू जो होगा, ये के क्या है ना, ये के का यूनिट क्या होगा? तो फोर्स बाई एक्स। फोर्स बाई एक्स होगा यहां पे, ये आप देख लीजिए यहां से। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? क्या आपको पता है? यस सर, न्यूटन होता है। और एक्स क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? न्यूटन पर मीटर। देखिए
ये इसकी यूनिट निकल गया, न्यूटन पर मीटर। अगर कहीं भी वैल्यूज दिया हुआ है, अभी तक तो आप ये देखे थे कि सर ये जो हमारा फोर्स होता है, रियल फोर्स होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। लेकिन रियोस्टोरिंग भी एक प्रकार की फोर्स है, लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर होगा। मतलब कि यहां पे अगर 1 मीटर अगर चेंज हो रही है, जैसे कि ये स्प्रिंग की लेंथ अगर 1 मीटर चेंज हो रही है, इसका मतलब है इस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ है। सर ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मोस्टली कहां कवर होती है, जैसे कि आजकल जो न्यू डिजाइन वाली जो कार्स आ रही है, व्हीकल्स आ रही है, तो वहां पे एक सस्पेंशन लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, देखे होंगे पीछे में क्या रहता है, जंपर लगा हुआ होता है, तभी तो वो जंप करता है, नहीं तो क्या होगा, वो जाके उस सड़ जाता हुआ। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप कभी देखे होंगे, जैसे कि अगर बात करते हैं, बहुत ही सारे लोग की ख्वाहिश जो रहता है, जैसे BMW की रहता है, ऑडी का रहता है। ठीक है, चलो ऑडी की बात करते हैं हम लोग। तो ऑडी में अगर सपोज ऑडी का सस्पेंशन, यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, अगर हमारे पास 1000 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, एक छोटी सी गाड़ी लेते हैं हम लोग, किस चीज के लेते हैं, जैसे हम अल्टो लेते हैं, अल्टो लेते हैं। ठीक है, अब यहां से अल्टो अगर लेते हैं हम लोग, तो यहां का अगर अल्टो का सपोज 200 न्यूटन पर मीटर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये बताओ दोनों में से बढ़िया गाड़ी क्यों है, ठीक है, कौन सी बढ़िया गाड़ी है, आखिर लोग ये क्यों प्रीफर करते हैं, ऑडी रहना चाहिए, ठीक है, BMW होना चाहिए, मर्सिडीज होना चाहिए। देखो बच्चों, क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी डिपेंड करता है आपके स्प्रिंग कांस्टेंट पे, उसकी सस्पेंशन पे। जैसे कि भी अगर गड्ढे में अगर वो जंप कर जाता है ना, तो गाड़ी वहां पे क्या होती है, बैलेंस नहीं हो पाती है, वो क्या करता है, जंप कर जाता है, वहां पर एक्सीडेंट होने की चांसेस नहीं होती है। इसलिए वहां क्या लगाया जाता है, हाँ ना, स्ट्रेंथ वाली वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट लगाया जाता है। देखो सबसे ज्यादा 1 मीटर में 1000 न्यूटन उसको लगेगा फोर्स उस पे, तभी वो क्या करेगा, उस पर अप्लाई हो पाएगा। लेकिन देखो तो यहाँ 1 मीटर में 200 न्यूटन फोर्स लगाया, 200 न्यूटन तक अगर 4 आदमी बैठेगा उस पर, तो आराम से क्या होगा, चप जाएगा यार वो। इसलिए ये सब गाड़ी जो होता है उतना प्रीफर नहीं होता है ना, कॉस्टली होता है, लेकिन इसलिए देखा जाता है अच्छा ये सब होता है वहां पे। ठीक है, तो ये सारी बात है, ये सब आपको ज्यादा करके डिजाइन मशीन में या फिर ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा करके इस चीज का यूज आता है। तो यहां पे बात समझ में आ गया आपको, ये के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये बात क्लियर हो रहा है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब यहां पर से एक बात और समझना है सर, यहां पे ये समझना है कि ये तो फोर्स हो गया ना, किस चीज की फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। कि लेकिन हम लोग ये बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग कांस्टेंट पे। ये लिख लिए सारे बच्चे में, ठीक है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, यहां देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी इसे आप लिख सकते हैं। हुक्स लॉ यही कहता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग ऑफ लेंथ। चेंजिंग ऑफ लेंथ, किसी भी स्प्रिंग पे अगर स्प्रिंग को खींच रहे हो, उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट आ रही है, स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, उसकी लेंथ में डिक्रीजमेंट हो रही है। एक नियम है, किसके द्वारा दिया गया है, एक बाबा के द्वारा दिया गया, मतलब बाबा नहीं है, कह सकते हैं हुक्स लॉ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्या है वह, हुक्स लॉ है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया आपको। अब यहां पे ये समझना है कि अभी एक फॉर्मूला निकल कर आया है, F इज इक्वल टू माइनस KX। यस सर, ये बात आया समझ में। अब देखो, मैंने आपको ये बता रखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेंथ को चेंज करता है, लेंथ में स्लाइटली चेंज होती है, तो वहां से एक वर्क डन अप्लाइड होता है। और वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात पता है आपको? हाँ सर पता है। क्या मैंने कल ये भी बता रखा था आपको कि वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन जो होता है पोटेंशियल के बराबर होता है। कोई जरूरी नहीं है वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बात सही है, तभी तो ये निकल कर आया था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या बोला था, मैकेनिकल एनर्जी। ये बात याद है क्या आपको? बात समझ में आ रही है? दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, जैसे कि फैन चल रही है, फैन सपोज अगर रूम में फैन लगी हुई है, तो फैन अगर कुछ हाइट पे है और फैन मूविंग नहीं कर रहा है, तो आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करने करता है, कुछ हाइट पे होता है, तो उसे हम कौन एनर्जी कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर कोई जो ऑब्जेक्ट के पास मूवमेंट है, मूविंग कर रहा है, तो वह कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है उसमें, अगर फैन मूव कर रही है और वह कुछ हाइट पे भी है, तो कौन सी एनर्जी हुआ उसमें? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर कभी आपसे बात करे कोई, तो अभी 11th की बात है, यहां पे छोटी सी बात को ये नहीं समझना है, ये तो बहुत पहले बेसिकली बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहां पे ये बात समझो
क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क डन बराबर हमारा ये होता है, तो वर्क डन हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। इस चीज को आप देखिएगा यहाँ पे प्रूफ में, क्या U इज इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या है, वर्क डन है। ये माइनस ऑफ वर्क डन मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या U इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F इंटू, अगर हम लोग छोटे से स्मॉल अमाउंट लेते हैं कि यहाँ पे हल्का सा चेंज हुआ है, ds लेंथ चेंज हुआ है, अच्छा x की वेरिएशन है, तो क्या लेंगे हम लोग, x लेंथ चेंज हुआ है, तो क्या यहां लिख सकते हैं dx, f इंटू dx। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देखिए कि f के बराबर तुमने क्या निकाले हो, माइनस kx। क्या मैं यहां पे, माइनस तो ऑलरेडी से है पहले से, यहां से, ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, माइनस f क्या हमारा, kx इंटू dx, kx इंटू dx, ये बात आ गया। अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे अमाउंट को अटैच करना है कि कितनी लेंथ में इंक्रीजमेंट हुई है, कितनी लेंथ में इंक्रीजमेंट हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिस्पेक्ट में आ गया हमारा स्मॉल पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो du माइनस ये आ गया। इधर भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ये k जो है हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, क्या इस प्रकार से आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहां पे x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, वही लेंथ हमारा है। अब मुझे ये बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, क्या आपको पता है, x ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1, ओके, x टू दी पावर n+1 बाई n+1। अब यहां पे देखो, अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस के, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे x1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई 2। समझ में बात आ गई। अब यहां पे एक बात ध्यान रखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आ गया। आखिर ये फॉर्मूला किस के आगे, पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। यहां से अगर बात करता है, क्या बात करता है, यहां पे एक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं बताऊंगा अभी आपको, कि अगर कोई भी स्प्रिंग पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर दे रखा है 100 न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर है, स्प्रिंग के की वैल्यू यहां दे रखा है, और क्या दिया है, बोला है कि लेंथ में चेंजिंग कितना हुआ है बच्चों, तो लेंथ में चेंजिंग हुआ है 5 मीटर। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, ये फॉर्मूला पे u इज इक्वल टू -1/2, k की वैल्यू कितना है यहाँ पे 100, कितना है 100, x की वैल्यू कितना है 5, कितना हो जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2500 डिवाइड बाई 2 माइनस, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, या तो 1225 क्या आ गया, या ये जूल में आ गया। ये माइनस क्यों आ गया, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये स्ट्रॉइंग फोर्स है। ये बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चंस बनाते हैं, लिख लीजिए पहले इसको आप। स्प्रिंग कांस्टेंट पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखो किस प्रकार की न्यूमेरिकल जो है एक्सपेक्टेड होती है। सबसे पहले ये बात समझेंगे कि न्यूमेरिकल जो होता है कैसे हम समझेंगे किसी चीज को। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहां पे एक, ठीक है, एक पुली है। बात समझ में आ रही है। यहां से क्या होता है, एक यहाँ पे मास है और एक यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग को फिक्स किया गया है ग्राउंड लेवल पे। बात समझ में आ रही है आपको। यहां से ये पूछा गया है कि अगर ये मास ऊपर की ओर जाएगी, अगर ये मास ऊपर की ओर जाएगी तो इस स्प्रिंग में x कितना चेंज करेगा, लेंथ चेंज कितना होगा, x कितना चेंज करेगा, ये पता करना है। अब यहां पे एक बात समझो यार, यहां पे एक समझना है आपको। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू -kx। आपको पूछा क्या है, देखो यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
समझना है यहाँ पे कि इस प्रकार की न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पे मासेस दिया हुआ है। अगर ये मास ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग पे कुछ तो चेंजिंग आएगा। हाँ सर, चेंज आएगा। अगर स्प्रिंग पे चेंज आएगा तो कितना लेंथ चेंज करेगा। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला है F इक्वल टू माइनस के एक्स, डिस्ट्रॉइंग फोर्स बराबर। अब x इक्वल टू क्या हो सकता है, F बाई के माइनस। अब देखो यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या यहां पे mg लग रहा है? अगर इस पे mg लग रहा है तो इस पे भी क्या लग रहा है, mg लग रहा है। दोनों पे मास लग रही है, तो हम यहां से कर सकते हैं mg प्लस mg बाई हमारा k है, तो कितना हो जाएगा यह, देख लो 2mg बाई k। ये हो गया आंसर आपका, x की वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, यह x की वैल्यू निकल गया। समझ में बात आ रही है। दूसरी चीज हम लोग ये ध्यान रखेंगे, दूसरा अगर न्यूमेरिकल ऐसा है, न्यूमेरिकल ऐसा है कि सपोज हमारे पास एक वॉल है, इस प्रकार से फिक्स किया हुआ है। ये क्या है बाबू, वॉल है, ये वॉल है हमारे पास, ये फिक्स किया हुआ है। यहां से एक स्प्रिंग निकाला गया है और एक मास के साथ अटैच किया गया है। ये भी क्या किया गया है, यहां से स्प्रिंग निकालने के बाद यहां पे अटैच कर दिया गया है। ये मास है, ये K1 कांस्टेंट है, ये K2 कांस्टेंट है। ठीक है। अगर यहां से लेंथ हमारा इधर राइट साइड की ओर x लेंथ चेंज कर रहा है, x लेंथ अगर हमारा ये चेंज कर रहा है, तो बताओ यहां से जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो x लेंथ चेंज करता है। बताइए यहां पे ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर कितनी वेलोसिटी से गया होगा। वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। आप इसको एक बार पॉज कीजिए और कॉपी कलम निकाल के बनाइए, सोचिए क्या करना है। क्या दिया हुआ है, एक वॉल है, इस पे एक स्प्रिंग से फिक्स किया गया इस मास को एक और स्प्रिंग से फिक्स किया गया है। जब उधर की ओर फोर्स लगाते हैं, एक्स लेंथ चेंज करती है। इसका मतलब है कि यहां पे हमारा काइनेटिक एनर्जी काम करना शुरू कर गया, हाफ mv²। बात समझ में आ रही है। यहां पर भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ kx², यहां भी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ kx²। लेकिन अगर हम पॉइंट इसको A लेते हैं, पॉइंट इसको B ले रहे हैं, तो यहां पे x A है, यहां x B है। बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताइए कि एक्स बी मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी के पास में कितना वेलोसिटी चेंज किया है, मुझे बताओ इस चीज को करके। तो सर ये बहुत ही इजी है, क्या है ना, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या करना है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, U2 प्लस K2 इक्वल होता है, पता है आपको। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। अब बच्चों तुम ये बताओ कि जब ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में था तो क्या यहां पे काइनेटिक लग रहा है क्या? नहीं सर, जीरो है, क्योंकि यहां पे तो बॉडी रेस्ट में था, यहां के बाद उस पर फोर्स अप्लाइड हुआ है। तो क्या मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, हाफ kx² गुड, ये जीरो हो गया इज इक्वल टू यहां पे कितना पोटेंशियल लग रहा है, हाफ kx_b² प्लस काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना है 1/2 mv_v²। बात समझ में आ रही है। क्या मैं यहां से सारे से कॉमन लेके मैं इसको कट कर सकता हूं 1/2 को, क्लियर हो गया। क्या यहां से अब क्या हो सकता है, ये समझना है। यहां से अब क्या हो सकता है ये समझना है आपको। पूछा क्या है कि यहां पे आपको ये बताइए कि वेलोसिटी कितना होगा यहां पे ये बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहां से ध्यान रखेंगे, इसको इधर की ओर लाएंगे हम, तो kxa² माइनस आ जाएगा kx_b² इज इक्वल टू mv_v²। मुझे क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था बी पे,
क्या हम करेंगे, कोई कॉमन लेंगे, एक्स ए का स्क्वायर माइनस एक्स बी का स्क्वायर डिवाइड बाई यहां एम हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा, बात आपको समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है सबको? चलिए समझ में बात आ गया। यहां पे ये देखो कि x जो a है, क्या यहां पे लेंथ चेंज हो रही है? क्या यहां पे फोर्स अप्लाइड हो रही है? नहीं सर, यहां नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में, जब फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, जब मूवमेंट नहीं है, तो लेंथ तो फिक्स है, और जब लेंथ फिक्स है तो लेंथ तो जीरो होगा। एक्स ए वाला लेंथ जीरो होगा। एक बार फिर समझना, यहां पे तो कोई चेंजिंग नहीं है, तुमने पहले कर चुके हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब मूवमेंट नहीं है। जब मूवमेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्स क्या है, जीरो है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम। क्या मैं इसको इसके पे रूट डाल सकता हूं, वी बी का, ये रूट अंडर ये माइनस में आ गया, ये माइनस तो आपको है ना रजिस्टरिंग बता रहा है, ये के एम बाई एक्स बी का होल स्क्वायर। आप आंसर इतना भी रख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, के बाई एम इंटू एक्स बी, क्योंकि ये स्क्वायर है, एक निकल जाएगा, एक साइड हो जाएगा आपको। ये जो क्वेश्चन था आपको एससी वर्मा का क्वेश्चन है, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसको लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए। ओके बच्चे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है। क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे एक वॉल से फिक्स किया गया है। किस चीज को फिक्स किया गया, कि स्प्रिंग को फिक्स किया गया, राइट। अब ये चीज को हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे कि यहां से एक मास को गिराया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो आपको पता है कि यहां पे जब मास अगर कुछ हाइट पे है, तो यहां पे मेरे पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, जिससे हम लिखते हैं mgh से। अब देखो, जब ये ऑब्जेक्ट इस पे गिरेगा तो ये स्प्रिंग का कुछ लेंथ चेंज करेगा, स्प्रिंग का कुछ लेंथ चेंज करेगा। तो यही पूछा है कि बताओ यहां पे लेंथ कितना चेंज करेगा, एक्स लेंथ कितना चेंज करेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो स्प्रिंग यहां पे क्या होगा, ठीक है, अंदर की ओर जाएगा। तो यहां पे कौन सी एनर्जी है आपको, है ना, यहां पे ड्यू टू स्प्रिंग पे हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है। अब हमें क्या करना है, अभी हमको फाइंड करना है कि कितना लेंथ चेंज करती है। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग हमारा इक्वल है। ये क्लियर हो गया। तो देखिए इसकी फॉर्मूला क्या है, mgh है, इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, राइट। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ये 2 मल्टीप्लाइड करेंगे, 2mgh इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मुझे अब हम देखेंगे क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh बाई हो जाएगा के, बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या मैं इसके ऊपर ऐसा रूट डाल सकता हूं, रूट अंडर 2mgh बाई के, यस सर डाल सकते हैं। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, बहुत इजी हो गया। या 2 m कितना है, मास कितना है सर, 4 kg है। g की वैल्यू कितना होता है, 10। h देखो हाइट कितना है, ये 5 है। अब देखो बच्चों, k की वैल्यू यहां पर दे रखा है ऑलरेडी, ये 400। ये 0 से 0 गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, 8 5 जा 40, ठीक है, ये 2 4 जा 8 और 4 से 4 कैंसल। इसका मतलब क्या आ गया, 1 मीटर इसमें चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, 1 मीटर इसमें चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहां से स्प्रिंग की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से अगर आपकी वेलोसिटी पूछता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ध्यान ये रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी आपको जब भी वर्क करता है तो पोजीशन पर एक वर्क करता है और दूसरा वर्क करता है आपको कॉन्फिगरेशन पे, साइज पे वर्क करता है। अभी हम लोग ग्रेविटेशन की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद आपका एससी वर्मा ही क्वेश्चन है, एससीबी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक मैं आपको और भी क्वेश्चन दे रहा हूं,
एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एक हमारे पास एक वॉल है, एक फिक्स किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से ये टर्न किया गया है। यहां से एक स्प्रिंग निकाला गया है, स्प्रिंग निकालने के बाद ये पुली से यहां से इस प्रकार से किया गया है। बात समझ में आ रही है? एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या है, ये आपकी मास है, ये क्या है, के है, ठीक है। यहां पे एक एंगल बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 37 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चंस को बनाइएगा, फिर मैं कल बताऊंगा, नहीं बनेगा तो ध्यान रखिएगा। ये कितना बन रहा है, यहां पे 37 डिग्री बन रहा है। मास कितना दे रखा है, 1 kg दिया हुआ है। मास कितना है, 1 kg है, और के की वैल्यू जो है ये दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। 100 न्यूटन पर मीटर। आप मुझे ये बताओ कि यहां पे x कितना होगा, x चेंजिंग कितना होगा। x की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछा है, ठीक है, x की वैल्यू पूछा है। लेकिन यहां पे अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे आप रख सकते हो, ये पहला निकालना है, x इतना निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट में इफ x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर चेंज कर रहा है तो बताइए यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू की वैल्यू क्या होगा, ये आपको HW में करना है। ओके, तो आज के लिए गाइस इतना ही आपके पास है, तो हाँ ना, पोटेंशियल एनर्जी बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब हमारे पास क्या बचा है, कॉलिजन एंड मोमेंटम। किसके बारे में, कॉलिजन एंड मोमेंटम के बारे में कल मैं स्टार्ट करूंगा, कॉलिजन एंड मोमेंटम पे, ठीक है। ओके गाइस, तो आप यहां से सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, और एक एक चीज को आप नोट्स बना सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।